आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी सारी दुनिया में बेनकाब हो गया। चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर मदद की, पाकिस्तान को फाइटर प्लेन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक दिए। लेकिन ये कितने कबाड़े साबित हुए, इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। ये पहली बार है जब चीन खुलकर जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले के दो इंस्टेंसेस, यानी कि 1965 की जंग और 1971 की जंग हो या फिर कारगिल वॉर हो, चीन ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। तो क्या सवाल ये कि चीन की ये नई रणनीति है और इसी रणनीति का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या भारत को अपनी अगली जंग दो मोर्चों पर लड़नी होगी? क्या पाकिस्तान के साथ हमारी सेना को चीन का भी मुकाबला करना होगा? क्या चीन ने पाकिस्तान को अपना वॉर थिएटर कमांड का हिस्सा बना लिया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल ए के शिवाजी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वी के दत्ता, एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव, तीनों डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत गंभीर, बहुत बड़ा सवाल सर। दो युद्ध का हमने अभी उदाहरण दिया, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो और एक जंग करगिल में 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन ने इतना खुलकर सपोर्ट पाकिस्तान का किया हो। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, चाहे वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, जिसे काउंटर करने के लिए वो ताकत देनी हो पाकिस्तान को, या फिर गाइडेंस की बात करें, ये तमाम रूपरेखा ऐसा लग रहा था कि चीन के द्वारा तैयार की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं जो आपने बताया कि चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 की हो या कारगिल लड़ाई हो, कि पाकिस्तान के साथ चीन खुल के नहीं आया। और 1971 में तो ये भी सच्चाई थी, कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसको पुश कर रहा था कि आप कोई ना कोई हरकत करें जिससे भारत का जो ध्यान है वो नदन बॉर्डर की तरफ मुड़े, मगर उसने इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं की। मगर इस बार ये सच्चाई है कि ये जो 4 दिन का हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान के साथ खुल के आया चीन, और चीन ने बहुत मदद की है। पहले अगर आप हथियारों को देखें कि जो ये PR-15 एयर टू एयर मिसाइल है वो चीन ने दी, उसका RT एम्युनिशन चीन ने दिया। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 और HQ-15 जो कि S-300 की एक कॉपी है वो चीन ने दिया। जो इंटेलिजेंस था, रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी, वो चीन ने दी। तो ये सच्चाई थी, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान प्लस चीन के थी। और ये भी सच्चाई है कि आने वाले समय में हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आना हो सकता है जब भी अगली लड़ाई हो हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़े, और इसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। हमें हथियार खरीदने पड़ेंगे और अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और हमें फोकस करना पड़ेगा वन पॉइंट ऑफ टाइम नदन बॉर्डर जो कि एक प्रकार चीन के साथ है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ। इनका जो गठजोड़ है वो मुझे लगता है काफी डेडली हो सकता है। इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 3-4 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अगर हम एयर पावर को देखें कि आज हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है अगर दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ते हैं, और वो आज घट के काफी कम हो गए हैं। उनको हमें रिकूप करना पड़ेगा। आमका बनने में 10 साल लगेंगे, इसके बीच में हमें और एयरक्राफ्ट, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि भारत की जो आर्मी है उसके अंदर भी आपको मॉडर्नाइजेशन के पैसा चाहिए, चाहे वो टैंक्स हो या RT गन्स हो या मिसाइल हो, इसके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज हमारा जो डिफेंस बजट है वो 1.7 से 1.8 है। अगर हमें 2 फ्रंट वार की लड़ाई के लिए तैयार होना है तो वो कम से कम 2.5 से 3% मिनिमम होना चाहिए। मैं ये कहता हूं मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा और इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में ये रियल थ्रेट है। और इसी प्रकार से जब नेवी की बात आती है, ये मैं मानता हूं नेवी में हम काफी आगे हैं पाकिस्तान से, मगर चीन को अगर आप देखें उसके जो आज सबसे बड़ी नेवी बन के आई है चीन, तो इसलिए इंडियन ओशन में उसके एट अ टाइम 10 से 12 सबमरीन और फ्रिगेट्स हरदम होते हैं। इसलिए हमें अपना नेवी में भी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी जाना पड़ेगा, और हमें सबमरीन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जितनी बात समझ पाई हूं एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी
एंड गाइडेंस। ये तो तय है कि चाइना को हम कमजोर नहीं मान सकते, जबकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो अब तक अनसेट था वो पूरी तरीके से एक सेट बैलेंस दिखाई दे रहा है। और इस बार जिस तरह चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अभी जैसे सिवाज सर भी कह रहे थे, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस, इन तीनों का ही सम्मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। भारत के लिए यहाँ से चुनौती कितनी बढ़ती है? मीनाक्षी, चुनौती तो भारत के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश भी ऐसा कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा है और जिस तरह की सरकारें वहाँ आई हैं वैसा होगा। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो आप ऑल ओवर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे समझ में आती है कि हम कहाँ सुपर पावर की कैटेगरी में हैं और क्या हम अपनी सुपर पावर की जो हमारी अपनी शक्तियाँ हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, 80% इक्विपमेंट पाकिस्तान में चाइनीज़ था लड़ने के लिए। तो चाइनीज़ वेपन्स को हमने कैसे उनको इंगेज करना है, कैसे उनको सप्रेस करना है, कैसे उनको डिफीट करना है, वो हमने भी सीखा है, अगर उन्होंने कुछ हमसे सीखा है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आप कह रही थी। दूसरी बात ये आती कि चाइना ने जो सपोर्ट किया सैटेलाइट का, जो उसमें रियल टाइम इमेजरी अभी वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी वो दे पास ओवर द कॉन्टिनेंट 4 to 6 टाइम्स इन अ डे, तो उनके पास जरूर इंफॉर्मेशन जाती है। उनका जो बेदू नेटवर्क है, जो उनका इंटेलिजेंस टीम भी है, उनका सर्विलेंस सिस्टम भी है। हाँ, तो इसका मतलब उनको हमें क्या मिलता है? अब उसे सबक यही मिलता है कि जो आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऑफ द टारगेट्स, टारगेट कहाँ कहाँ हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, तो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भारत को किस दिशा में बढ़ना है। स्पेस असेट्स को, जो हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, अभी उतने नंबर्स में नहीं है लेकिन हमें भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सैटेलाइट्स के नेटवर्क को बढ़ाना है, इंक्लूडिंग नाविक का जो चल रहा है। नाविक में अभी 11 सैटेलाइट्स हैं, उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमारे पास ऐसा नहीं, इमेजरी सैटेलाइट्स भी हैं, ईएम सैटेलाइट्स भी हैं, रेडार इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स भी हैं, तो उनको हमें और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है ऑटोमेशन, एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन। एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का वॉर होता है, वॉर में इतना कम समय मिलेगा, स्पीड्स इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक होने जा रही हैं, तो जो ह्यूमन अगर लूप में रहेगा अटैक करने के या मारने के, तो बहुत मुश्किल होगी। आपको यह करना होगा कि जितने भी टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आए और पूरा सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, जिसको हिंदी में अगर हम कहना चाहें, देखो, समझो, सोचो और मारो, अगर इन 4 भागों में बांट दें, उनके सारे इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, तो एक चीज साफ हो गई, आपके पास स्पेस असेट्स, आपके पास EWSS, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट, जिन्होंने आपको इस बार मदद की, और आप HQ9 जो उनके S300 का फर्दर वर्जन है, उसको आप सप्रेस कर सके और उनको अंधा कर सके, उसकी जरूरत पड़ेगी। IW, आपको शायद ये बहुत चर्चा में नहीं आया मीडिया में, कम से कम 1 लाख के आसपास आपके पास साइबर अटैक्स हुए हैं, जो आपके मिलिट्री जो आपके नेटवर्क्स है या उनके जो सर्वर्स काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए। मुझे याद है 1998 में हमने दोनों काम शुरू किया था, ISCCS का भी काम शुरू किया था और IW का भी काम शुरू किया था इन इंडियन एयरफोर्स। मैं बता दो आपके व्यूअर्स ये आप थोड़ा सा IW को और समझाएं, फिर तो मैं IW क्या होता है कि जितने हमारे आजकल चूंकि वॉर ऑटोमेटेड हो चुकी है, नेचुरली वो इंटरनेट टाइप हो गई है। अगर कोई चीज इंटरनेट टाइप है तो उसमें सर्वर्स होंगे, उसमें ऐसे रिसीवर्स होंगे, उसमें स्विचेस होंगे, उसमें नेटवर्क डायरेक्टर्स होंगे। ये चीजें हैं, इनमें से कहीं भी आप उस सिस्टम में घुस सकते हैं। अगर आप उस सिस्टम में घुसते हैं, वहां वो इनक्रिप्टेड हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। वहां के इन्फॉर्मेशन को आप स्पूफ करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड सुनाई पड़ता है, हम स्पूफ कर देंगे, हम उसको हनी ट्रैप कर लेंगे। उसका मतलब ये होता है, फिजिकल सेंस में नहीं मैं कह रहा हूं, वहां भी हनी ट्रैपिंग होती है। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जो आपके लिए एक्चुअली उल्टी इंफॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल की गई थी। अगर याद होगा, वहां एक मेजर साहब पहले आए थे, वो टर्निंग मोमेंट था, जो मरा हुआ उन्होंने एक लाश भेजी, उसके साथ एक प्लान भेजा जो प्लान था नहीं, वो एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस को स्पूफ किया था। उस इंफॉर्मेशन को लेके उन्होंने अपनी तैयारी की और वो उसमें उनको मात मिली। तो दूसरा ये होता है, इसका मतलब जो नेटवर्क पर आ रहा है, जिसको हैकिंग बोलते हैं, हमारे अंदर हैकिंग की क्षमता होनी चाहिए और कोई हमें हैक न कर सके उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये IW कहलाता है।
अब हम आते हैं ईडब्ल्यू में। ईडब्ल्यू इस पे हम थोड़ा सा आएंगे सर, लेकिन उससे पहले ये जो हम पहले चीन की एक तो अब मैं कंक्लूड कर दूं, मीनाक्षी मुझे टाइम दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास शक्ति, दो शक्तियां आपके पास बहुत बड़ी हैं। एक शक्ति, आप रॉकेटरी में सुपर पावर हैं, आप चांद पे भी पहुंच गए हैं, आप ब्रह्मोस आप बनाते हैं, अग्नि की इतनी सीरीज बनाते हैं, पृथ्वी बनाई थी आपने, रॉकेटरी में आपकी बहुत महारत हासिल है। तो इसका मतलब मिसाइल्स वॉरफेयर, आप मिसाइल से चाइना में या पाकिस्तान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि आपको यह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहां पहुंचना है। वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आती है जो आपको मजबूत करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन आपके ये नेटवर्क से भी आती है जो मैंने अभी बताया था IW, वो इंफॉर्मेशन EW से भी आती है, वो इंफॉर्मेशन स्पेस से भी आती है। उन सबको आपने संग्रहित करके एक साथ करके आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि अल्टीमेटली होता क्या है। आप टारगेट चुनते हैं, फिर उनको मारते हैं। जैसे हमने 9 टारगेट चुने और 9 को मारा, सटीक मारा। फिर हमने 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया, सटीक एयरफोर्स किया। आप अगर इसमें देखें, दो ही चीजों में हमें टारगेट इंफॉर्मेशन थी सही, और दूसरी चीज ये थी कि हम उनको सही तरीके से मार सके, ब्रह्मोस यूज करके, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूज करके, या कोई और वेपन यूज करके। तो ये जो चीज है हमारी, इसको हमें अपने अंदर ये क्षमता लानी पड़ेगी, हमारे देश को अपने अंदर ये क्षमता लानी पड़ेगी कि टारगेट इंफॉर्मेशन आपकी अपनी हो और मारने की, सटीक मारने की जो मिसाइल्स हैं वो आपके पास हो। अभी इन्होंने एक उठाया प्रश्न कि हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रंस का है, आई थिंक अगले राउंड में मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। जी दत्ता सर, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अलग अलग फ्रंट पर वॉर करते हैं। ऐसा लग रहा है एक नया फ्रंट इधर तैयार हो गया है, और ये फ्रंट चाइना एंड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। हाँ, देखिए, मेरे दो को पैनलिस्ट ने अभी आपको डिटेल जानकारी दी है, डायनेमिक्स बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मैं आपको थोड़ा ग्राउंड पे लेके आता हूँ। आपका जो चाइना जो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को वो एक प्रॉक्सी की तरह और एक जो क्या बोलते हैं, एक अपनी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है आज के दिन में, क्योंकि उसने उसको इतना लोन दे दिया है कि पाकिस्तान कभी वो लोन वापस चुका नहीं पाएगा, और वो जो चाहे पाकिस्तान से करवा पाएगा। दूसरा क्या है कि उसकी आज के दिन की जो मेन फोकस है CPEC के ऊपर है। वो इसलिए है कि वो चाहता है कि उसके जो कम्युनिकेशन के जो लाइंस हैं वो शॉर्ट हो जाएं, और वो सीधा वो अरेबियन सी से उसका जो तेल, पानी, जो कुछ भी जो समुंदर के रास्ते उसको 22 दिन लगते हैं, सीधा वो ग्वादर पोर्ट के माध्यम से वो जिनजियांग में पहुंच जाए। तो इसके लिए वो उसको बहुत स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट है चाइना को आज के दिन में, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कोई भी कॉन्फ्रंटेशन भारत और चीन के बीच में हो गई तो भारत की नेवी चाइना के सारी शिप मूवमेंट को बंद करने की क्षमता रखती है। और हमारा जो सी कोस्ट है, 7,400 किलोमीटर का सी कोस्ट, जो पूरे इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल, साउथ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, सबको डोमिनेट करता है, चाहे बाय एयर हो, बाय सबमरीन एफर्ट हो, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो। तो अगर कोई जंग होती है हमारी चीन के साथ में, हम चीन का राशन पानी बंद कर देंगे समुंदर के रास्ते। वो उसको बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए वो CPEC के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा है। अभी रही बात पाकिस्तान चीन के साथ कंबाइंड वॉर की, आपको ये मालूम होगा कि आज के दिन में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, मैन पावर। अभी जंग दो तरीके की होती है, एक होती है कि आप वॉर ऑफ अट्रीशन, आप दुश्मन के वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को तबाह कर दें। लेकिन अगर आप उसकी कैपेबिलिटी को तबाह भी कर दें, अगर आपको जमीन पकड़नी है तो आपको मैन पावर चाहिए जमीन के ऊपर कैप्चर करने के लिए। अगर मैं रशिया यूक्रेन का उदाहरण दूं आपको, 3 साल 3 महीने हो गए, तकरीबन चौथा महीना लग गया, 3 साल 4 महीने, और अंधाधुंध जो मिसाइलें, ड्रोन चले दोनों तरफ से, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और दोबारा तबाह हुआ। लेकिन असल में जमीन कितनी पकड़ी रूस ने यूक्रेन की, जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जिसका असर होगा कि मैं कितना छोड़ूंगा और आप कितना छोड़ोगे, 20%। जब वो क्रीमिया तो उसने 2014 में ले लिया था, उसके बाद डोनबास, लुहांस्क भी अभी पूरी तरह वो कैप्चर नहीं कर पाया, रशिया का भी इसमें नाम है ना। तो अभी क्या है कि रशिया एक क्या मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन उसके पास भी मैन पावर की शॉर्टेज है। वही हाल यूक्रेन का है।
जमीन के ऊपर जंग लड़ने के लिए आपको फौजी चाहिए जो जमीन पकड़ेगा। अभी मैं और आपको उदाहरण दूं, जब चीन ने गलवान का इंसिडेंट किया, उसने सोचा कि अभी कोविड का समय चल रहा है, भारत की फौज कैसे मोबिलाइज होगी, वो तो मोबिलाइज ही नहीं हो पाएंगे, और मैं जो इलाका वो इस्लामी स्लाइसिंग के माध्यम से पकड़ रहा हूं, मेरे को ये पुश बैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडियन आर्मी, हमारी सारी जो आर्म फोर्सेज हैं, हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था। पूरे हमारे कैंटोनमेंट क्वारंटाइन थे। कोई फौजी छुट्टी जाता था, उसको 14 दिन बाहर कैंप में रहना पड़ता था, उसके बाद उसको अंदर आने दिया जाता था। पूरी इंडियन आर्मी इंटैक्ट थी, और हमने 15 दिन के अंदर 50,000 फौज मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी चीन के सामने। उसको देख के उसके पसीने छूट गए। उसके बाद हमने अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड करी, हमने अपने एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, एयरफील्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने चीन को यह बता दिया कि अगर भारत से तुम पंगा लोगे तो हम तुमको मुकाबले की टक्कर देंगे। और जहां तक उसका रहा हिंडरलैंड का, चाइना का, आज के दिन में हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम चाइना के किसी भी शहर के ऊपर मिसाइल रॉकेट अटैक कर सकते हैं। इसलिए चीन ये नहीं है कि बहुत दूर है तो वो बचा हुआ है, सारे उसके जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं हमारे टारगेट में हैं। दो तीन और लेकिन पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर मैं ये डिस्कशन आगे ले जाना चाहती हूँ। एक जो हमारा लेह लद्दाख का इलाका हो गया, या फिर हम अपने एकदम नॉर्थ ईस्ट बेल्ट की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बेल्ट की बात करें, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक थ्रेट बड़ा जो चाइना की तरफ से भारत को है वो इन बेल्ट्स पर है। चीन पाकिस्तान की मदद अब तक छिप कर रहा था, वो पुरानी बात हो गई, अब खुलकर कर रहा है। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर ऐलान यह किया है कि चीन उसे 40 फाइटर प्लेन J-35A देगा। J-35A 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ प्लेन है। ये विमान PL-17 मिसाइल से लैस होंगे। साथ ही पाकिस्तान को चीन से KJ-500 AEW&C और HQ-19 एयर डिफेंस भी मिलेगा। हालांकि इससे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसने कितना ही डिफेंस किया ये इतिहास हमेशा याद रखेगा, ऑपरेशन सिंदूर जब वो पढ़ेगा। लेकिन चीन पाकिस्तान की इस हद तक मदद कर रहा है कि इसका एक और सबूत मैं आपके सामने रखती हूं। चीन का विंगलून 2 ड्रोन टोही मिशन पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। विंगलून 2 ड्रोन के बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर के ऊपर उड़ने की एक तस्वीर आई है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं, आप देखिए इंडिया टीवी पर। भारत ने 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब जितना जिसने उड़ना है वो उड़ता रहे, हकीकत क्या है, पर काटना हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरीके से आता है सिवाज पर। लेकिन ये जो दो कंसर्न मैंने कहा कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम बेल्ट, इसके अलावा जो चाइना की तरफ से बड़े खुलकर इस तरीके के हथियार और गाइडेंस जो पाकिस्तान को मुहैया कराए जा रहे हैं, HQ-19 की ही मैं बात कर लूं, एयर डिफेंस सिस्टम, या J-35A, जरा इसे लॉन्ग फ्रेम पे आप देखें सर, यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्लेन। तो पाकिस्तान को ये जो नए नए हथियार चीन की तरफ से मिल रहे हैं, कितनी खूबी, कितनी काबिलियत है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने लद्दाख की बात की, क्योंकि मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ पूरे 14 को लेह लद्दाख का, तो मैं एक चीज़ तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लास्ट कोई आपको 15 साल के अंदर जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो काबिल तारीफ है। सड़कों का जाल बिछा दिया है, टनल्स बना दी हैं, और लॉजिस्टिक जो नोड्स हैं वो बहुत आगे आ गए। तो कभी हम जब 50 से 100 किलोमीटर पीछे थे, आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैं। और ये भी कह सकते हैं हम लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, बहुत जगह हैं जहाँ पर इंडिया चीन को डोमिनेट कर रहा है। अगर आप देखें लद्दाख के अंदर ही, तो आपने एक ऐसा देश है जो कि ग्लेशियर पे भी आपने सड़क बना दी, ससोमा सेसरला, और वो DBO जाएगी। तो ये सच्चाई है कि भारत ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश चीन के अगेंस्ट। अब जब बात आती है कि क्या चीन जो मदद कर रहा है पाकिस्तान को, जिस प्रकार से वो हथियार दे रहा है, देखो एक चीज़ भी मान के चलो, चीन के जो हथियार हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं। कब वो फेल हो जाएं वो कोई नहीं कह सकता। आप अगर इस लड़ाई के अंदर 4 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो HQ-9 और HQ-15 जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि S-300 का कॉपी है, वो नहीं फंक्शन कर पाया अच्छी तरीके। आप अगर ये 2 दिन देखें कि जो 6-7 तारीख को और 9 और 10 को जब आपने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, जिसके अंदर आपने तीनों हेडक्वार्टर थे, मुदीर का, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, एक भी उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी हमारी ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल को रोक नहीं पाई। और इसी प्रकार 9-10 तारीख को जब हमने उसकी 11 फ्रंट लाइन
जो एयरफील्ड थी, जो कि आपकी नूर खान, सरगोदा, जकोबाबाद, बिलोरी और आपका रहीमिया खान, वो एक के बाद एक हिट होगी, मगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। अब बात आती है जो आपने दो हथियार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला। देखो एक चीज मान के चलो, आज की तारीख में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5 ही हैं वर्ल्ड के अंदर, जहां पर अमेरिका के पास 2 हैं, F-32 रैप्टर और जो F-35 हैं, और जो रूस के पास हैं सुखोई 57 Su-57 है, और चीन के पास है J-20 और J-35। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान, जैसे सुनने में आया है कि चीन शायद पाकिस्तान को F-35 तक दे सकता है अगले 6-7 महीने में। यह हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें इसके लिए काउंटर करना पड़ेगा। हमें अगर मल्टी रोल अगर एयरक्राफ्ट लेने हैं, मुझे लगता है वो हम जल्दी से जल्दी लेंगे। मगर अब बात आती कि क्या हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए हैं। देखो उसमें मैं ये कहूंगा यस, क्योंकि यह सच्चाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर और जो स्पेस वार है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है और हम काफी आगे आ चुके हैं। ये मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप देखें इस जो 4 दिन की मुठभेड़ में भी आपने कहीं ना कहीं अपनी जो टेक्नोलॉजी की महारता थी वो आपने इसको डिस्प्ले किया, और वो जो चीन की टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान को दी हुई थी उसको आपने एक्सपोज कर दिया। आपने एक तरीके से यह दिखा दिया कि जो चीन के बनी हुई चाहे PL-15 है, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक प्रकार पुख्ता नहीं है, जबकि भारत में बने हुए ब्रह्मोस मिसाइल को करो, आकाश तीर को करो, और या आप जो स्वाति रडार को करो, या आपने जो भी पिनाका मिसाइल वगैरह बनाए रखी थी वो सक्सेसफुल हुई। तो ये सच्चाई है, 2 बातें बहुत खुल के आई। चीन का जो सामान था वो इस पार नहीं चल पाया, भारत ने जो सामान खुद बनाया था या हमने कोलैबोरेशन में बनाया था वो काबिले तारीफ था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे चीन इस वक्त पाकिस्तान को खुला सपोर्ट कर रहा है। अपने अत्याधुनिक हथियार चाइना इस वक्त पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत एक जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो भारत के पास तैयारी कितनी है। एक जो छोटी सी चर्चा भी ब्रेक से पहले हम कर रहे थे श्रीवास्तव जी कि ये स्टेल्थ विमानों की हम बात कर रहे थे, और अभी चीन यही करने जा रहा है, पाकिस्तान को अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान प्रोवाइड करने जा रहा है। तो पहले तो ये कितने ताकतवर हैं और भारत की कॉम्बैट एबिलिटी फिर क्या है? मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात हमें समझना होगा कि स्टेल्थ विमान करता क्या है। आफ्टर ऑल एक विमान ही है, लेकिन उसके फीचर्स ऐसे हैं कि आपको रेडार में वो पकड़ में नहीं आएगा, ये उसका काम है। तो अगर वो आ रहा है इसका मतलब उसका RCS बड़ा छोटा है। अगर उसी तरह आपके ऊपर कोई मिसाइल आए, जो बैलिस्टिक मिसाइल हो या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो, या आपके ऊपर कोई जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, इस तरह की भी कोई चीज़ आए, तो उससे भी आपको उतना ही खतरा है जितना कि स्टेल्थ विमान से है। स्टेल्थ विमान की एक खास बात होती है कि कॉस्टली बहुत होता है, और इसको ऑपरेशनलाइज करने में, अभी हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं कि 7-8 महीने के बाद ये आएगा, इंडक्ट करके उसमें आपको निपुण होने में, कैसे भी पायलट्स उनके होंगे, कितने भी इस वक्त के जो एस पायलट्स उनके हैं, उनको इस वेपन के साथ एक्लेमेटाइज करने में और सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि कोई भी ऐसा विमान होता है उसके अंदर बहुत यंत्र और बहुत सारे डिस्प्लेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना होता है बिफोर यू कैन फ्लाई, अंडरस्टैंड एंड रियली फाइट विद इट। तो उसमें कम से कम आपका 1 से 1.5 साल और जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये कल ही आपके सर पे आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसका एक आकलन करते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। उनको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट इंडियन रुपीस में कम से कम 300 से 400 करोड़ के बीच में होगी। और जब ये पूरा फ्लाई करेगा अपने EW स्वीट के साथ, जिससे कि ये किसी भी चीज़ और EW के इम्पैक्ट में नहीं आए, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर ये वेपन्स लगाएगा, PL-17 इसमें 4 लग सकते हैं। PL-17 का दाम भी $10 मिलियन से, तो $40 मिलियन और चला गया। तो एक उड़ता हुआ जहाज पाकिस्तान को कम से कम 800 करोड़ कॉस्ट करेगा। मैं INR बता रहा हूं, और पाकिस्तानी रुपीस में तो ये पता नहीं किस लेवल में पहुंच जाएगा। ये पाकिस्तान अफोर्ड करने की स्थिति में है। तो यही बात होती है, आजकल वॉर सिर्फ इसकी नहीं होती है कि आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए आपने देखा हर जगह स्वॉर्म्स
जो यूएवी के स्वॉर्म्स हैं उनकी बातें बड़ी हो रही हैं, स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की बातें बड़ी हो रही हैं, मिसाइल्स की बातें बड़ी हो रही हैं। तो एक स्टेल्थ विमान को लेना। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी स्टेल्थ विमान जो जितने भी हैं ये सुपरसोनिक है, इसमें सुपर क्रूज एबिलिटी भी होती है। तो जब सुपर क्रूज होता है तो अगर आप स्पेस में हैं तो स्पेस में होता क्या है कि आपके साथ जो आसपास की एयर है वो डिस्टर्ब होती है, उसका एक पैटर्न बनता है। तो सैटेलाइट इमेजरी से आपको समझ में आता है कि वहां से कोई इस तरह का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चल रहा है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, आपको सैटेलाइट इमेजरी को भी सिंथेसाइज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो उठती है कि ये जो सारे इनपुट्स आ रहे हैं सारे रेडार्स के और सारे जो आपके, हमारे पास एक मोबाइल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट भी होती है जो ह्यूमन बींग्स की होती है, जो आवाज देख करके और उसकी गति को देख करके वो समझ लेते हैं कौन सा जहाज है। तो इन सबको जब सिंथेसाइज करते हैं उसके लिए आपके पास कोई बैकबोन है, उसका नाम है IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और उसका जो आर्मी वाला पार्ट है उसको आकाश तीर कहते हैं। इस बार जो आपने विजय पाई इसमें IACCS का और मुझे आकाश तीर का, मैंने आपने ही मिलके साथ में IACCS पर और आकाश तीर पर तो इसमें हमने सारे वेपन्स को, और जो हमारे पास जो सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड 4, हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से भी अगेंस्ट हैं, ठीक अपना काम कर सकते हैं। हम जो है नेक्स्ट लेवल पर भी काम कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल तो मैं इस बात को समझ पा रही हूं सर, क्योंकि मुझे अगली स्टोरी पर भी जाना है। मैं तो मैं स्टोरी तो आपने जो सवाल पूछा है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा वेपन है बट बहुत कॉस्टली है। इसको लार्ज नंबर्स में डिप्लॉय करना, इंडक्ट करना, इसको ऑपरेशनलाइज करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपको यह जरूर सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई थ्रेट आपके सामने प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नहीं है, नंबर 1। और दूसरी, इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो शक्तियां हमारे देश में ही निहित हैं। ये हमारा बात है। दूसरी बात आपने बात की कि चाइना और पाकिस्तान खुल के आ गए, ये एक चीज है कि ऑप्टिक्स उसकी बढ़ गई है, लेकिन जहां तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, हमें हमेशा से पता था कि पाकिस्तान और चाइना साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी फॉर चाइना। तो इट्स एन एक्सटेंडेड बॉर्डर वी हैव टू डील विद। वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट टू फ्रंट वॉर, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट टू फ्रंट वॉर, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भी कर लेते हैं दत्ता सर, फिर मैं आपके पास आती हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त शिकस्त खाई, इसके बावजूद वो फील्ड मार्शल बन गए, इसके बावजूद भड़काऊ बयान देने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर को यह लगा कि उन्हें भी सुर्खियां बटोरनी चाहिए, इसलिए वो भी भागे भागे LOC पहुंच गए। बकरीद के मौके पर LOC पर वो पहुंचे, लेकिन यहां पर भी मुनीर झूठ और मक्कारी से बाज नहीं आए। मुनीर ने कश्मीर के लोगों को जंग में साथ देने की बात कही। उन्होंने अपने जवानों के सामने फिर से झूठ बोला। भारत के जोरदार हमलों के बाद पाकिस्तान की फौज अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, लेकिन मुनीर ने भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जवानों की तारीफ कर दी। सर, ये तो सच्चाई है आसिम मुनीर की। देखिए, मेरे सवाल पूछने से पहले हमारे मेहमानों को हंसी आ रही है। दत्ता सर। बिल्कुल प्राची, देखिए ऐसा है, एक बेशरम आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान का जो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया। और इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में जो शादियों के आगे बैंड बजाने जाते हैं, आपने देखा होगा उन बैंड वालों के बहुत सारे तकमे लगे होते हैं कंधे के ऊपर। ये भी उसी प्रकार का एक तकमा इसने लगा लिया है और ये अभी पाकिस्तान का बैंड बजाने वाला है। अभी वो इसलिए बजाने वाला है कि पाकिस्तान की अवाम का ये जो उल्लू बना रहे हैं, लगातार एक नैरेटिव चल रहा है कि ये जंग जीत गए। पाकिस्तान की अवाम भी अगर आज के दिन में सोशल मीडिया आप देखें, उनको आस्ते आस्ते पता चलता जा रहा है कि कितनी मार खाई है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये जो जाके अपने फौजियों को गले लगा ले, अब फौजी तो बेचारा वर्दी वाला है, उसके सामने जो सीनियर ऑफिसर जाएगा उसको तो सलूट मारेगा ही। अभी जहाँ तक रहा J&K का सवाल, J&K का जो हमारा इलाका है, जो हमारे पास है, जो हमारा हिस्सा है और जो POK ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ की अवाम भी देख रही है भारत के अंदर कितनी तरक्की हो रही है, कितनी खुशहाली आ रही है। जो अगर भारत ने श्रीनगर को एक रेल लिंक से कनेक्ट कर दिया, वो दिलों को जोड़ने वाली बात होती है और उसका बहुत बड़ा एक अहमियत हो रहा है स्ट्रेटजिक।
जब आपको अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करनी होती है, आपको उसका लॉजिस्टिक बैकअप देना होता है। सड़क के रास्ते जब आप ट्रकों के माध्यम से करते हैं तो सैकड़ों के तादाद में ट्रक इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपको रसद पहुंचाने के लिए। अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूं या उस इलाके की बात करूं तो वहाँ पे एडवांस विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ती थी हमको, क्योंकि सर्दियों के दौरान वो इलाका बर्फीला हो जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आज के दिन में हमने टनल्स बना दी हैं और हमारे ऑल वेदर रोड हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, हमारे रास्ते अब खुले रहेंगे। और साथ साथ में जहाँ हमारे ट्रक जाते थे वहाँ हमारी ट्रेन जाएगी पूरी रसद लेके, और उसके साथ साथ में जो हवाई जहाज़ के माध्यम से लोग जाते थे, हजारों रुपए की टिकट, और वो हवाई जहाज वाले टिकट का पैसा एस्केलेट कर देते थे जी। कहीं 7,000 की टिकट 20,000 में। मैं खुद 23,000 की टिकट लेके जा चुका एक बार, इमरजेंसी में जाना था मेरे को। तो कहने का मतलब यह है कि अभी वही एक व्यक्ति जम्मू से, कटरा से या दिल्ली से एक बड़े नॉमिनल कॉस्ट में वो श्रीनगर की यात्रा कर सकता है, और उसको ऐसा लगेगा कि यूरोप में घूम रहा है। वो यो रेल में जो उसका आनंद आता है ट्रेन का, पहाड़ी इलाके में खास करके, वो एक आपको अलग ही देता है। तभी तो कोई भी इस झूठे फील्ड मार्शल मुनीर की बात क्यों सुनेगा? क्यों वहां की आवाम ये कहेगी कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जबकि वो जानता है कि एक तरफ भारत में कश्मीरी और कश्मीर इतना विकास कर रहा है। देखो, अगर आप एक बार तुलना करें भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। देखो, भारत के अंदर एक प्रकार से यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा, असेंबली इलेक्शन, सड़कों का जाल बच गया, रेलवे लाइन बन गई है कि जो अभी उधमपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला और आने वाले समय में वो कुपवाड़ा तक भी जाएगी। उसके बाद आप देखें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कितने प्रकार से रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ 3 करोड़ के करीब। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगड़, कोटली, बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, चक्का जाम और शटर डाउन है। 2 साल से उनको पे नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। ये वही पाकिस्तान है जिसने उनको जो मेन नदी है पीओके की, नीलम नदी, जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। मंगला डैम जो है, जो जहां बिजली पैदा होती है वो पीओके में, पहले बिजली पंजाब में जाती है, फिर दोबारा आती है पीओके में 7 गुना ज्यादा। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पीओके के लोगों की इतनी बुरी हालत है, वहां जब भी किसी फौजी को देखा जाता तो यही बोलते हैं ये जो वर्दी है ये इसके पीछे दहशतगर्दी है। तो ये दहशतगर्दी के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की फौज है। वहां पर पाकिस्तान का आप फ्लैग नहीं ले पा सकते पीओके में। ये हालात हैं, आजकल इतना आक्रोश है। और गिलगित बाल्टिस्तान की आप बात करें, वहां शिया पॉपुलेशन है, वो हमारे कारगिल और बटालिक की तरह है। वो बार बार कह रही है कि आप स्कार्दू से लेकर कारगिल की रोड खोल लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, उनको लगता है कि पाकिस्तान ने हमारा मूर्ख बनाया, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम अगर भारत में रहते तो बहुत उन्नति करते। और जो कल करके दिखाया है, जिस प्रकार से हमने इंजीनियरिंग का मार्वलस करके दिखाया है, ये रेलवे लाइन बना दी हमने जो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन है, जो कि उधमपुर से लेकर श्रीनगर बारामूला जाएगी। तो मुझे लगता है उससे तो पूरा जो है आपका हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो ज्यादा देर पाकिस्तान में नहीं रह पाएगा, वो भारत में मिलेगा, भारत का हिस्सा। हारे हुए के पीछे कोई नहीं खड़े होना चाहता, जीते हुए के पीछे, विकसित होते हुए के पीछे ही हर कोई खड़े होना चाहता है। फील्ड मार्शल मुनीर एलओसी पर जवानों से मिल रहा है, साथ ही उसकी अगली प्लानिंग का खुलासा भी हो रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट खुद ये कह रहे हैं कि मुनीर की अगली प्लानिंग मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद को मेन स्ट्रीम में लाने की है। एक बयान जरा हम सुन लें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आदिल राजा, जिनका बयान इस वक्त दर्शक सुन रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खुद पाकिस्तान की सेना के पूर्व मेजर रह चुके हैं और इसलिए वो वहां की मिलिट्री को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये जो मुल्ला मुनीर है, इसका मसूद अजहर के साथ कनेक्शन क्या है, ये इस पर थोड़ी और रोशनी डालें आप। ऐसा है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप किसी भी देश की फौज को देख लीजिए, किसी भी देश की, कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि वर्दी में जाकर के आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। जहां देश का नाम लेना चाहिए, देश की फौज देश के लिए होती है, वो देश का नाम लेती है, दीन का नाम लेते हैं। अभी भी वहां पहुंच गए, सिवाय अल्लाह अल्लाह के कुछ नहीं कर रहे। तो जो मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपने जब अटैक किया था, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों पर, आपने देखा था कि ये जो
दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तानी फ्लैग में लिपटे हुए थे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि जब जब ये कोई अटैक होगा दहशतगर्दी का, हम उसको नॉन स्टेट एक्टर से कोई वो नहीं ली जाएगी। ये कह रहे हैं कि अब ये सीधा को मेन स्ट्रीम में लेकर आने मेन स्ट्रीम आ गए। ये इनकी एक तरह से कोर है, ये इनकी कोर है। आप समझिए, ये सिविलियन में यूनिफॉर्म में ये इनकी एक कोर है जिहादी, और ये खुद भी जिहादी है। कौन सा आप बताइए, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमेशा समीक्षा की है, कौन सा इनका जनरल रहा है जिसने कहा हिंदू सिख साथ नहीं रह सकते? आज तक किसी ने नहीं कहा। ये इसने दरार पैदा करने की कोशिश की हिंदुस्तान में। अब वही बात कह के कि उठो कश्मीर वालों, उठो हमारा साथ दो जंग में, यहां कुछ नहीं होने वाला है। यहां के लोग विकसित भारत चाहते हैं। हर आदमी अपने लिए चाहता है कि उसकी फैमिली ठीक रहे, प्रॉस्पेरस रहे, बच्चे पढ़ें और मरे नहीं। यहां क्या है, जो बच्चा बढ़ता है उसकी उम्र कितनी है? इससे पहले 25-30 साल का होता है, जिहादी के उसमें चढ़ जाता है। नहीं, मैं इसलिए ये नेक्सस जो है इनका ये मुनीर बढ़ा रहे हैं। आपको देखिएगा, इसका ये होगा कि जो भी कंट्री ऐसा करता, कोई भी देश करे, इकोनॉमी हॉलोड आउट हो गई है पूरी। इनकी जो रियल स्टेट है बांट के बेच दी है, नहीं बांट के बेच दी है। ये पाकिस्तान कितना समझ रहा है, सवाल तो ये है। लेकिन दत्ता सर, ये जो नेक्सस है, ये मसूद अजहर, ये आसिम मुनीर, ये वहां की पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स क्या बोला जाए, पॉलिटिक्स है या मिलिट्री ही है, और मिलिट्री के साथ मिलकर आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं। ये नेक्सस जो है, क्या संसद में एंट्री करा देंगे आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये जो नेक्सस का जन्म हुआ, ये जिया हक के समय चालू हुआ ये, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि कभी भी भारत के साथ वो कन्वेंशनल जंग नहीं जीत सकता है। और उसके बाद इन्होंने सोचा अब तो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया और हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, तो भारत हमारे ऊपर अब हमला नहीं करेगा। इसलिए अभी भारत को आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर में घसीटो और इनके ऊपर टेररिस्ट अटैक कराते रहो, कभी इधर मारो कभी उधर मारो, जब तक ये नेगोशिएटिंग टेबल में आके JNK के मसले को हमारी टर्न के ऊपर मंजूर ना कर लें। तो भारत ने बड़े साल सहा, हम डिफेंसिव रहे हमेशा, और ख़ास करके अगर आपको याद हो तो मोदी साहब के आने से पहले डिफेंसिव रहे। बीच में जब वाजपेयी साहब आए, कारगिल का इन्होंने जो कार्रवाई करी, हमने इनको ठोका, लेकिन तब भी हमें गलती करके हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी। अभी क्या है कि हमने इनके ब्लफ को कॉल कर दिया है। हमने इनको बोल दिया कि कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, जितने जिहादी और ये टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, ये इनका सेट है, ये डायरेक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और अभी तुम कोई टेररिस्ट की कार्रवाई करो, हम तुमको वापस जवाब देंगे एज अ कन्वेंशनल रिस्पॉन्स टू योर टेररिज्म। और वही हमने सिंदूर में करके दिखाया। इन्होंने सोचा था कि शायद हम छोटा मोटा कोई कार्रवाई कर देंगे, कोई डोजियर बना के UN में भेजेंगे। हमने डोजियर इनके हाथ में दे दिए और इनका डोजियर हमने 9 टारगेट जो ठोके, हमने बोला ये प्रूफ है, इसको पढ़ लो अभी आप। तो अभी इनको ये पता चल गया है, वो जो ये गेम खेल रहे थे भारत के साथ कि आप ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, अब तुम कट मारो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये अभी इनको संदेश जा चुका है कि ये अब वो भारत नहीं रहा, हमने सबक सीख लिया और तुमने सिखाया हमको। हम बहुत सहनशील थे। 1963 से तुम्हारा चली आ रहा है इंडस वाटर ट्रीटी। अभी हमने बताया कि तुम्हारा वो वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर, और तुम ब्लड विल नॉट फ्लो तुम कैसे मरोगे, अब तुम देखते जाओ। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन सर। देखो, मैं ये कहूंगा कि पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ था, इन्हें मेन स्ट्रीमिंग किया टेररिस्ट को। एक मिली मुस्लिम लीग है, उसके अंदर उन्होंने किया, मगर उसको जो आपके इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। तो फिर इन्होंने अल्लाह अकबर तारीख ग्रुप से किया, और वो भी आपके 5 से 7% तो वोटें ली, पर उसने कोई भी सीट नहीं जीती। ये मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश टेररिस्ट को बहुत देरों से हो रही है, मगर ये सच्चाई है। अब की बार जोर ज्यादा अभी जोर ज्यादा पकड़ा जा रहा है। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या है, ये एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है जो LAT का। तो ये सच्चाई है, ये एक खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर, मगर ये भी अच्छाई बात है कि पाकिस्तान का अवाम इससे जागरूक है। पिछली बार भी जब उसने अल्लाह अकबर तारीख ने कोई भी सीट नहीं जीती थी, मगर इस बार मुल्ला मुनीर जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक प्रकार रॉबिन हुड का एक पोस्टर बनाया जाए। जमात उल दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इनको वेल
वेलफेयर स्कीम बनाया जा रहा है, मगर ये कुछ नहीं है, ये लेकिन आतंकवाद। सर सूरज की तरह होता है सच, जो चमक कर बाहर निकलता है। कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, क्यों ना वहां की हुक्मरान कर ले, चाहे खुद आसिम मुनीर कर ले, लेकिन सच है वो तो बेपर्दा होकर रहता है। और पाकिस्तान की जनता तो कम से कम सच जानती है ना। कम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर वॉर रूम। बात होगी पाकिस्तान की। अमेरिका में एक बार फिर से पाकिस्तानी डेलीगेशन झूठ फैला रहा है, और जब जब पाकिस्तान झूठ बोलता है तो उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। इस बार अमेरिका में हुई। अमेरिकी सांसदों ने बिलावल भुट्टो के सामने ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो से कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर गंभीर है तो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को खत्म कर दे। उन्होंने जैश को घृणित संगठन कहा। शेरमैन कैलिफोर्निया से अमेरिकी सांसद हैं। उन्होंने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का मुद्दा भी उठाया। शेरमैन ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। सिंध में लोगों का दमन बंद करने के लिए कहा। अब आप देखें, इससे ज्यादा बेइज्जती बिलावल भुट्टो की और कहां होती। वो अमेरिका गए थे। दत्ता सर, मैं यहां इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे कर रही हूं। अमेरिका गए थे बिलावल भुट्टो और ये सोच रहे थे कि वहां पर पाकिस्तान के फेवर में एक माहौल तैयार करेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि अब पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि वो आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला देश है, बच्चों की तरह आतंकवाद को पालता है। बिल्कुल राजी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सच्चाई सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान को एक पेड जिसको मतलब पेड सर्विस प्रोवाइडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं वो डेरोगेटरी वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा था। तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने और डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही बोला था कि हम 30 साल से अमेरिका और यूके की बिडिंग के ऊपर ये आतंकवाद हम फैला रहे थे, और जो भी कार्रवाई इन्होंने अफगानिस्तान में करी। अभी जब ये डैनियल पर्ल का हत्या हुई थी, उसको पकड़ के उसकी गर्दन इन्होंने काटी थी, ज़िबा किया उसको, तो वो एक अमेरिकन सिटीज़न था। सारे अमेरिका के सिटीजन्स को याद होगा कि उसको मारने वाले कौन थे, जैश ए मोहम्मद, मजूर असर के यही जो लोग जिसका हमने मरकज़ उड़ाया है उस दिन 6-7 की रात को। तो जो अभी इनको बिलावल भुट्टो को याद दिलाया अमेरिका में, और यही नहीं, इसी को नहीं, जो हमारे शशि थरूर साहब के साथ भी जब वो जो इसकी यूएस की जो कमेटी के जो मेंबर थे, जो उन्होंने बताया कि साहब भारत के ऊपर जो हमला हुआ, हमें पूरा हक बनता था कि हम उसका जवाब दें। और अभी इसको भी बता दिया गया, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम उस जैश ए मोहम्मद को या दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहा है पाकिस्तान? आपके घर में बैठे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आप? तो ये जो सच्चाई इसके सामने, इसके मुंह के ऊपर बताएगी। मैं वो पिक्चर भी दर्शकों के सामने रख रही हूं। ब्रैड शेरमैन, ये अमेरिकी पाकिस्तान की मुंह पे एक तमाचा है ये। तो इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। इतना बेशरम मुल्क है, कांग्रेसमैन इनको तो ये मतलब कोई कांड करने के बाद भी सरेआम झूठ बोलेंगे, हमने तो किया ही नहीं है। पिछली खबर का मैं उदाहरण दे देती हूँ सिवाज सर। इसकी पिछली खबर ही तो मैं ये बता रही थी कि कैसे वहां के आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों के आकाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की भरसक कोशिश आसिम मुनीर कर रहा है। पहले भी हुई है कोशिश, एक बार फिर हो रही है। लेकिन जब आप विदेश में अपना डेलीगेशन भेजते हैं तो वहां पर सच्चाई से आपका सामना होता है। चलिए ठीक है, भारत आपका दुश्मन है, यहां तो एक अमेरिकी सांसद आपसे पूछ रहा है, फिर आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? भुट्टो साहब बताइए, जवाब दीजिए अमेरिका को और जवाब दीजिए पाकिस्तान को भी। देखो, सच्चाई यह है, पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो अभी उजागर होगा। ये जो हमने 7 डेलीगेशन भेजी हैं 32 देशों में और 59 इसके अंदर डेलीगेट थे, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। इन्होंने पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज कर दिया इन सभी देशों में, और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो बोलता है। अच्छा, बेइज्जती होने के बाद मुस्कुरा कितना अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल, देखो ये अभी आपने 3-4 क्वेश्चन उठाए कि इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए। ये देखें, आपको नीली टाई लगा के गए हैं इंडस वाटर का इनका जो नीला पानी है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। इनकी अलग में इनकी जो शाह रग
को उसने पकड़ा हुआ है। शरत को पकड़ा हुआ है, बहुत खूब सर। हाँ, सो देखो सच्चाई ये है कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग इन पॉलिटिक्स जो आतंकवादियों को, ये कोशिश बहुत ज़्यादा बार किया है, 10 साल से ये कोशिश हो रही है कि पिछले इलेक्शन में भी आप देखें इन्होंने मिली मुस्लिम लीग के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, आतंकवादियों को इसके नीचे खड़े करने की, मगर मिली मुस्लिम लीग को एक प्रकार से इनके जो इलेक्शन कमीशन ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो फिर ये अल्लाह अकबर तारीख जो है उससे लड़ने की कोशिश की। मगर ये अच्छा है कि जो पाकिस्तान का अवाम है वो असलियत जानता है, इनको ज़्यादा कोई भी परसेंटेज वोट भी नहीं मिली और कोई सीट नहीं जीते। मगर इस बार जो कार्रवाई कर रहे हैं ये मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इस बार ये पैसा भी लगा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये चेहरा दूसरा लेके आए हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं ये एक रॉबिन हैं हुड हैं, ये एक वेलफेयर करते हैं, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि कितना ये मूर्ख पाकिस्तान की आवाम को बना पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तो है कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान की गई है, स्पेशली यूएस में बिलावल भुट्टो की, वो एक प्रकार एक्सपोज होगी। जो आपके बात हो रही थी ब्रेड शेरमैन, एक जो कांग्रेसमैन है, तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो उन्होंने डैनियल पॉल के बारे में पूछा। सर डैनियल पॉल के बारे में भी इसलिए पूछा क्योंकि जो उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, डैनियल पॉल वहीं के फैमिली वही बता। देखो डैनियल पॉल की हत्या करना एक जर्नलिस्ट की ये एक प्रकार इंसानियत की हत्या थी। इसको भी आप देखें कैसा भूल सकता है अमेरिका, क्यों वो डबल रोल करता है प्ले, क्यों नहीं पाकिस्तान को वो सीधे के शब्दों में बोलता कि एक आतंकवादी देश है, एक देश जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है और भारत की तरफ भेजता है। भारत बार बार आवाज उठा रहा है कि ये पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम हैं विक्टिम टेररिज्म के, ये आतंकवाद किया किसने, क्योंकि पाकिस्तान ने ही वो आतंकवाद किया है। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज पाकिस्तान को डस रहा है वो पाकिस्तान की क्रिएशन है, कोई आसमान से नहीं गिरा। बस दुख की बात यह है पाकिस्तान अब भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलता है जो भारत की तरफ भेजता है, भारत को हिट करता है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनको हिट कर रहा है उसको बैड टेररिस्ट। मगर ये मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप अब ज्यादा सहन नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट थे, क्योंकि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की रीच यूरोप और अमेरिका की नहीं है तो वो इसको कभी भी नकारा नहीं। ये तो हाइफरनेट करने की कोशिश कर रहे थे एक विक्टिम में और प्रिपेटर में। आप पाकिस्तान और भारत को कैसे मिला सकते हैं? पाकिस्तान एक आतंकवाद देश जो आतंकवादी भेजता है और भारत तो विक्टिम है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी 7 डेलीगेशन ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, ये काबिल तारीफ है। जिक्र करना होगा, जरा फुल स्क्रीन वो बयान लेकर आ जाएं जो शेरमैन ने सिंध के लोगों के लिए कहा है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि केवल वो भारत के लिए ही नासूर नहीं है, केवल भारत को जख्म नहीं दे रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद अपने लोगों के साथ क्या कर रही है। और सिंध का उन्होंने हवाला देते हुए ये बात कही, जरा उसको फुल स्क्रीन, जरा हमारी एलईडी स्क्रीन पर वो बयान लेकर आ जाएं। और शेरमैन ये कह रहे हैं कि 8000 लोगों का तो दस्तावेज अवेलेबल है। मैं पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद से लड़ने के महत्व को लेकर सवाल पूछता हूं। जैश ए मोहम्मद की हमने बात की, डैनियल पॉल की बात की, जरा अगला स्टेटमेंट लेकर आए। और वो सीधे श्रीवास्तव सर वो बोल रहे हैं कि 8000 लोगों का तो ऑन पेपर दस्तावेज मौजूद है कि आपने अपने लोगों के साथ क्या किया। देखिए ऐसा है, वो अपने सरकार से भी शायद सवाल कर रहे हैं सांसद कि अगर ये मुल्क ऐसा है जिसने अमेरिकन को मारा है, ये देखिए जिसने वर्षों से सिंध के लोगों को जबरन गायब करके उनकी हत्याओं से राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं है, उन्होंने कहा ये तो बलूचिस्तान में हो रहा है। 1000 से ज्यादा के मामले हैं जी, ये बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये सवाल मैं कहूंगा उन्होंने सिर्फ भुट्टो से नहीं पूछा है, बिलावल भुट्टो से, पूरे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से पूछा है, अमेरिका से भी पूछा है। अगर आप मानते हैं वो टेररिस्ट स्टेट है और उन्होंने ये सब किया है और अमेरिकन के साथ किया है, तो आईएमएफ से क्यों बेल आउट किया? आपने $40 बिलियन का जो अभी वादा किया है कि $4 बिलियन जो है हर साल देंगे, क्यों किया? आपकी शर्तें क्या है उनको देने के लिए? अभी उनको आपने चेयरमैन बना दिया
कि जो ये इस तरह के जो आतंकवादी हैं उन समूह को खत्म करने के लिए, तो कैसे आप उनसे क्या चाहते हैं? ये जो आपने दिखाए हैं, इसका पर्पज एक और है। सबसे बड़ा पर्पज ये है कि अब उन्होंने पाकिस्तान को 2 संदेश दिए हैं। पहला संदेश ये दिया है कि हम जानते हैं कि आप आतंकवादी हैं, और एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कहा है कि इंडिया के ऊपर जो पहलगाम में अटैक हुआ था आप उसमें शामिल हैं। ये उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से कहा है, क्योंकि आपने अमेरिकन सॉइल पर आकर के उन्होंने अमेरिकन की बात उठाई, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे कि उनकी भी हत्या आपने की थी और वो लोग अभी भी वहां मौजूद हैं। तो अब आप जाइए और अंदर झांकिए और अपने अंदर टेररिज्म जो है उसको खत्म करिए। मिस क्लिंटन का जो आया था, अंदर तो तब झांकेंगे ना जब कोई सेल्फ कॉन्फाइंस होगा, तो हाँ, अंतरात्मा लेकिन तो है, लेकिन आप सब नहीं, खुले? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि 100 खून माफ। तो क्योंकि अगर निगाह रखनी है चाइना पर, निगाह रखनी है ईरान पर, निगाह रखनी है अफगानिस्तान पर, सेंट्रल एशिया में, तो वो जगह बहुत माकूल है। अब वो उसका एक इंपेरेटिव बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितनी बार ये बातें होती हैं, लोग कहीं भी उठाते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन अगर यह समझना कि लोग नहीं समझते कि आप आतंकवादी देश हैं, भरे हुए हैं, तो यह अपने आप में एक भूल होगी। सब समझते हैं और हिंदुस्तान को अपनी रक्षा के लिए जो माकूल कदम है उठाने पड़ेंगे। वो उठाएगा भी और उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उसका प्रमाण है और ये स्टैंड बाय मोड पर है। पाकिस्तानी नेताओं में झूठ और मक्कारी किस कदर गहरे तक कूट कूट कर भरी है, ये पाकिस्तानी डेलीगेशन के अमेरिकी दौरे में एक बार फिर साफ हुआ। इस दौरान बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा झूठ बोला। झूठ बोलने की फैक्ट्री दरअसल पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है। भारत बिना किसी सबूत के उसके खिलाफ इंटरनेशनल मुहिम छेड़े हुए है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान की ISI के प्रवक्ता ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि रऊफ आतंकी नहीं है, वो मौलवी है, लेकिन हाफिज अब्दुल रऊफ के आतंकी होने के इतने सबूत सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री चुप हो गई है। अब बिलावल भुट्टो अमेरिका में आतंकी रऊफ के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप पहले उनका बयान सुने, फिर चर्चा करेंगे। They show a picture of a man with a beard leading funeral prayers, and this delegation goes around violently sort of shoves this picture in everybody's face, and they say, look, this guy is a terrorist. The fact of the matter is, this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. You know what? ये आदमी झूठ बोलते बोलते झेम गया। अभी ऐसा है कि जो वो शख्स है झेप गया, उसका जो आईडी है, पाकिस्तान का आईडी आइडेंटिटी कार्ड, उसका जो नंबर है, जो आईडी नंबर होता है, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर माथे के 2 निशान देखिए, माथे के 2 निशान, वही आईडी नंबर है जी। आप जितना मर्जी झूठ बोल दीजिए, यहाँ ये खुद ही इन्होंने प्रूफ दिया कि ये जो आदमी है इसका आईडी नंबर ही है। तो वो तो वही तो नंबर लिस्टेड है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका के पास भी है कि ये टेररिस्ट है। इसका माथा देखिए, आप वो निशान देख रहे हैं आप। इन्होंने बाद में इसको एक पैंट कमीज डाल के, एक वो पी कैप डाल के बिठा दिया था ताकि इसके माथे के निशान ना दिखाई। तब भी दिख रहा था, तब भी दिख रहा था। तो ये एक ऐसा मुल्क है कि जो नंगा होकर नाचेगा, बोलेगा मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं। तो इनका कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आप शुरू से इनकी हिस्ट्री देखिए, जहां भी इन्होंने जो भी किया वहीं पे झूठ बोला इन्होंने। नहीं, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं सर कि आतंकी से मिलता जुलता चेहरा है। आईडी तो आपने बताई, आईडी हमने नहीं बताई। हाँ, आईडी तो आप ही ने बताई। वो शख्स कौन है जो नमाज पढ़ रहा था, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, ये किसने बताया? ये आपने बताया। बाकी प्रूफ हमने यूनाइटेड नेशन में जो लिस्टेड है वो लाके रख दिया सामने। देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। आप देखो दत्ता सर, पाकिस्तान का असली चेहरा है वो तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी टेररिस्ट नहीं बताते। वो यूनाइटेड नेशन मसूद अजहर तो बैठा हुआ है। मसूद अजहर को तो 2019 में क्या, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है। पाकिस्तान को
35 बार डोजियर भेजे गए 26/11 के बाद, और आज तक कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हाफिज अजीज और मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन को ये एक रॉबिन हुड मानते हैं, सेमी गॉड मानते हैं। तो जिस देश के अंदर ये हालात हैं, उस देश का कैसे भला हो उसका सकता है? भला किया ना, बुलावल आपने भला किया, हमने वो जो मारा ऊपर से वो भला किया, कम किए। एक चीज माननी पड़ेगी काबिले तारीफ, जो कि हमने पहली रात को 6-7 को ये जो 3 हेडक्वार्टर बर्बाद किए, जो कि लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और मुजफ्फराबाद का जो आपके एक प्रकार मुदीर का में भावलपुर और मुजफ्फराबाद में थे, वो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने उनके अंदर घुस के और उनके हेडक्वार्टरों को तबाह किया। हिजबुल और मुजाहिदीन के 12 के 12 रिलेटिव मारे गए। मुझे लगता है आज पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये जो आतंकवादी हैं ये उनका फायदा नहीं, ये नुकसान है। ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको मार देंगे, डुबो देंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें आज किस हालात में है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया, 25 बार इन्होंने IMF लोन लिया, और इनका जो फॉरेन रिजर्व घट के करीब 11 बिलियन डॉलर रह गया है, जो 15 दिन का ये इनका इंपोर्ट नहीं दे सकता। इन्फ्लेशन डबल फिगर में, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर कारण। इनका जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी वो ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान टूटने के कगार पे, सिविल वार जैसी सिचुएशन है, और ये झूठ पे झूठ बोल रही है। एक तस्वीर जरा ये देखिए, आपने इंडिया टीवी पे कई मर्तबा देखी, और इसे हम तब तक ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे जब जब पाकिस्तान ये बोलेगा कि आतंकवादियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हम आतंकवादी भी दिखाएंगे, कब्रों में कफन में लिपटे हुए आतंकवादी भी दिखाएंगे। उनके लिए ये जो प्रेयर्स कर रहे हैं आतंकवादी, जिस आतंकवादी की बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, अच्छा बताएं कि अगर आतंकवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है तो ये सल्यूट किसके लिए दें? ये सल्यूट यही तो हम लोग कहते रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे में लिपटा है। हम यही कहते रहे हैं कि आतंकवाद में जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये जो यहाँ के आतंकवादी हैं और जो यहाँ की फौज है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये उन्हीं की सिविल में, यूनिफॉर्म में, आप सिविल मानिए उसको भी यूनिफॉर्म मानिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, ये भी उन्हीं के कंट्रोल में, कब्जे में, उसका पार्ट है। तो आतंकवाद, और जो वहां के लोग कहते हैं, वहां के लोग ही कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे है वर्दी। ये तो हम नहीं कहते हैं, वही के लोग कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में फर्क बन देखो ये देखो अभी ये इनका जनाजा जो है, ये सारी इनकी पोल खोल रहा है कि कौन स्टेट है और कौन नॉन स्टेट है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, और दुनिया का उल्लू बना रहे हैं लोग। और ये जो मैंने पहले बताया ना आपको, ये इनका जो दोहरा चेहरा है, भारत ने उसको बेनकाब कर दिया है। तुम वर्दी उतार लो, सलवार कमीज पहन लो, चेहरे वाले भी हैं। बिल्कुल, और तुम पाकिस्तानी फौज के मोहरे हो, तुम उसका सेट हो, तुम जहां भी कोई कार्रवाई करोगे हम तुमको घुस के मारोगे। पाकिस्तानी फौज के मोहरे नहीं है, पाकिस्तानी फौज इनकी मोहरा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर वॉर रूम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की थी। इसका असर पाकिस्तान पर अब साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान में चुनाव जैसे जैसे सूख रही है, पाकिस्तान के नेताओं का बीपी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि चुनाव में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ है कि गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ वाटर वॉर जीतेगा। अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं रिवायती जंग, यानी कि वो जंग जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो 4 दिन का ऑपरेशन जो भारत का कामयाब हुआ, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि रिवायती जंग हमने जीत लिया और ये वाटर वॉर भी हम जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे आप ये वाटर वॉर? आप कैसे जीत जाएंगे जब आपके पानी का स्तर चिनाब नदी में हर दिन के साथ घटता चला जा रहा है? आप कैसे जीतेंगे? अपने एग्रीकल्चरल जिस बिहाफ पर आप दम भरते हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल नेशन भी हैं, आप वहां तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? आपकी नदी कह रही है कि मैं सूख रही हूं, आप कैसे जीतेंगे भारत से जंग? हाँ, एक तरीका हम आपको सुझा सकते हैं। शिवाज सर, आतंकवाद पर लगाम लगा दीजिए, हम भी पानी छोड़ देंगे।
फिर आप जंग। देखो मीनाक्षी, हमने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने हेल्ड इन अबेंस किया है। अगर आप हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी भारत को दे देंगे, आतंकवाद से नाता छोड़ देंगे, तो हम दोबारा पानी स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, इस जो इंडस वाटर ट्रीटी को अभी हमें इतनी मदद नज़र से देखना चाहिए। ये 6 नदियां हैं, जो ईस्टर्न नदियां हैं, जो कि ब्यास, रवि, सतलुज है, इसका पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इंडस और झेलम और चेनाब, इसका हम 20% पानी यूज कर सकते हैं, और रन ऑफ द रिवर भी इसके अंदर से हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। मगर उसमें हम 4 से 5% से ज्यादा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ज्यादा पानी पाकिस्तान को जा रहा था। उसके अलावा जो हमारे एक प्रकार से डैम बने हुए हैं, जिससे हाइड्रो डैम्स हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो कैपेसिटी थी 1/3 हो गई थी। तो अब हम जब से हेल्ड इन अबेंस किया है, हमने डीसिल्टिंग भी स्टार्ट की दी है, हमने पानी भी पूरा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा आने वाले टाइम में। और जब जुलाई अगस्त आएगी, जब वो फ्लड का मौसम आएगा, हम ज्यादा खोल देंगे। तो पाकिस्तान को अब समझ आएगी कि इंडस वाटर ट्रीटी की क्या अहमियत थी। मैं तो यही कहूंगा मीनाक्षी कि यह इंडस वाटर ट्रीटी जब 1960 के अंदर एक प्रकार से समझौता साइन किया था वर्ल्ड बैंक के ब्रोकर करने पे, वो भी एक हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया था और काफी जो है वो पक्ष दिया था पाकिस्तान को। अब ये रीनेगोशिएट होनी चाहिए जब भी होगी, क्योंकि भारत चाहिए अपना पानी, एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए भी है। एक चीज याद रखना कि पाकिस्तान और भारत दोनों की जो ये वेस्टर्न इलाका है वो एग्रेरियन बेस है। हमें भी पानी की जरूरत है, पर पाकिस्तान के पास ज्यादा पानी जा रहा था और इसका वो इस्तेमाल कर रहा था। मगर अब जब से ये हेल्ड इन अबेंस हो गई है, आपने दिखाया चेनाब नदी सूखी हुई है, चेनाब नदी में पाकिस्तान में पानी नहीं है, और इससे आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अच्छा, एक बात जो लगातार चल रही थी श्रीवास्तव सर की, भारत पानी रोक नहीं सकता। भारत ने तो पानी रोक दिया, और ऐसा रोका कि वहां पे नदी के पत्थर दिखाई देने लग गए। ये बात जो चल रही थी मीडिया में कि अगर वो पानी हम रोकेंगे तो ले कहां जाएंगे, उसमें एक मुद्दा भूल गए थे लोग। वो ये था, सर तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो मुद्दा क्या भूल गए थे, हुआ कैसे, हमने डीसिल्टिंग नहीं की थी। हमने जो हमारे डैम्स हैं उनकी डीसिल्टिंग नहीं की थी, तो कई फीट हमारा सिल्ट था। अगर आपने उसको हटा दिया, डीसिल्टिंग कर दी, जो आप कर सकते थे, तो सारा पानी रुक गया। अगर वो पानी रुक गया और इस मौसम में रुक गया, जैसा कि जनरल शिवाज बोल रहे थे, तो अभी पानी नीचे कम हो जाएगा। और दूसरी चीज हम क्या करते थे, हम डेटा शेयरिंग करते थे कि हम कितना पानी है और देते थे। अब हम वो भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, तीसरी बड़ी चीज ये है कि IWT में ये दिया हुआ है कि हम 20% पानी यूज कर सकते हैं जो रिवर्स वेस्ट वाली हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। आपकी सिंधु नदी हो गई, चेनाब हो गई, और झेलम हो गई। तो हम जो यूज कर सकते हैं, तो उसको हम 4 से 5% ही यूज कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम अपने विद इन दी कहते हैं पैरामीटर्स IWT, इनका पानी ऐसे ही सूखा रहेगा। और ये एग्रीगेरियन का, उसमें एक और बात है, और उससे खतरनाक बात जो पाकिस्तानी पंजाब के लिए है कि पंजाबी सारा पानी अपनी तरफ ले लेते थे। पहले भी सिंध में बहुत सारी मारपीट होती थी, सिंध को ये सूखा कर देते थे। इससे अबेल से पहले 1958 का एक इंसिडेंस में इसी इंडस वाटर ट्रीटी को जब पढ़ रही थी, तब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दर्द और सबसे बड़ा दुख ही ये था कि वहां पर सूखा होता जा रहा था। करेक्ट। तो तुमने जो बताया ना मीनाक्षी, तो इनका खास बात यह है कि पंजाबी पाकिस्तान अपना लहलहा रहा था, सारा पानी ये जनरल्स के फार्म हाउसेज में इधर उधर जा रहा था और सिंध को कम जा रहा था। सिंध में इस बात को लेकर के पहले भी बहुत सारी बहुत सारे इसमें होती थी, डिसकंटेनमेंट बहुत ज्यादा था। वही एक पॉइंट है कि सबसे बड़ा पॉइंट पंजाब पाकिस्तान का है क्या, पंजाबी पाकिस्तान जो 80% मिलिट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है, पंजाबी पाकिस्तान जो सबसे खुशहाल है, वो किसके बेसिस पर है? आपका बलूचिस्तान को लूट करके, सिंध को लूट करके, खैबर पख्तूनख्वा को लूट करके। और ये जागरण अब हर जगह उठ रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल पर, इंप्लोड करेगा ही करेगा अनलेस दे करेक्ट देयर वेज। और सबसे बड़ा उसमें हाथ है आतंकवाद का। तो हमने इनको क्या कहा है, पानी चलेगा अगर आतंकवाद रुकेगा। नहीं, लेकिन फिर सवाल यह है कि अब अगर इस पर लड़ाई लड़ने की भी बात है सर, तो लड़ने से कौन डरता है? ये फिर आप इसे कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं?
अगर वाकई में आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ने का एक ही जरिया हो सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी पर आप कोर्ट चले जाइए। बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है फिर? ऐसा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारी श्रद्धा से, हमारे लार्ज हार्टेडनेस से चल रही थी। पाकिस्तान को गलत फहमी है कि ये किसी कोर्ट में जा सकता है या वर्ल्ड बैंक इसके अंदर इंटरवीन करेगा। कोई इंटरवीन नहीं करेगा। उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो बड़े क्लियर हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंडिया हैज द राइट टू चेंज और अल्टर द ट्रीटी, और इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है हमारे ऊपर। शुरू में भी ट्रीटी नहीं थी। आज़ादी कब हुई? 1947 में, और ये ट्रीटी कब साइन हुई? 1963 में। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रीटी पहले भी नहीं थी। ट्रीटी हमने लार्जनेस दिखाई, इनके ऊपर दया आ गई, इनको पैसा भी दिया कैनाल बनाने के लिए, और 65 की जंग में उसी कैनाल के आगे हमारी फौज को रुकना पड़ गया, इच्छोकेल कैनाल। तो अभी जो है भारत ने अपना स्टांस चेंज कर दिया है कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं होगा ये पानी नहीं खुलेगा। ये ख्वाजा साहब जो बोल रहे हैं ना कि ये जंग, कौन सी जंग जीती? इतने बेशरम हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम्हारा मुल्ला मनीर, तुम कौन सी जंग जीती तुमने? मार मार के उसकी फोटोएं हम रोज तुमको दिखाते हैं, सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, और तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, लेकिन एक बात तो खुद ही कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है, जून का महीना जो है वो आ रहा है, जो इसकी शक्ल देखिए, अब देखिए क्या इसकी नींद हराम हो गई है। अभी इसका पानी सूख गया है, इसका पानी सूख गया अभी। बिल्कुल। देखो मीनाक्षी, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को समझ अब आएगा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी उनके लिए क्या वरदान थी, और ये सच्चाई है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम वो कर रहे जो हमें करना चाहिए था। हमने कर लेना चाहिए। हमने रीनेगोशिएट भी नहीं किया, हम तो अभी दायरे में चल रहे हैं। बिल्कुल, डीसिल्टिंग करनी थी, करनी चाहिए थी। 4 से 5% पानी इस्तेमाल कर रहे थे, 20% हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। और ये भी याद है जो ईस्टर्न रिवर है, रवि, ब्यास और सतलुज, उसका 100% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी भी जा रहा था। तो सच्चाई यह है कि विद इन द पैरामीटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी आल्सो हम पाकिस्तान को स्क्वीज कर सकते हैं। जैसे अभी जनरल साहब भी बोल रहे थे कि जो हम डाटा शेयर करते थे, उनको पता है कि भी अभी इरिगेशन बेस्ड है उनकी इकोनॉमी, और अगर पता है कि पानी छूटने वाला है तो वो जो बो देते थे। अब हम कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला। तो सच्चाई है पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुआड़ी मारी है। आतंकवाद का साथ देने से अब देखो इनको कितनी प्रॉब्लम होगी। मीनाक्षी, आपके माध्यम से बातचीत नहीं, खुद भी मीनाक्षी, एक बात तो इनको अब समझनी पड़ेगी, ये हमारे पास एक टोटी थी जो हम दबाते नहीं थे। ये है इनकी जगलर वेन, ये है। सुनो, टोटी की बात कर रहा हूं मैं। कारगिल जंग में आपको याद हो परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट हुआ। जब उसको लगा कि भारत ने तो हमला कर दिया कारगिल के ऊपर, कहता चलो कोई बात नहीं, और ये उग्रवादियों की, ये दहशतगर्दों की टोटी तो हमारे हाथ में ना, वो टोटी खोल दो। अब इसने टोटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था परवेज मुशर्रफ ने, और यही टोटी आप तुम्हारी हम बंद कर रहे हैं। तुम्हारी शायराग ये है, वो JNK को भूल जाओ, वो शायराग नहीं है, ये तुम्हारी शायराग है इंडस वाटर ट्रीटी। और इसका एक और बाज नहीं आए, तुम्हें हम पिलाएंगे भी और तरसाएंगे भी जब तक तुम खुद घुटने में आके। एक इंपैक्ट और पड़ेगा। अगर आपने पानी बंद किया तो आप सिंध में जरूर बगावत होगी, और बलूचिस्तान में तो हो ही रही है। हर चीज फिर अपने आप सामने आएगी। लोगों को इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, खाने को नहीं मिलेगा। मोदी ने ठीक ही बोला था कि रोटी ले लो, आराम से रहो, आतंकवाद बंद करो, नहीं तो गोली के लिए तो हम ही हैं। ये ऑपरेशन चौलिस्तान है। अगर मैं एक बार बताऊं मीनाक्षी, कि उसमें भी ये जो पंजाब का सदर्न इलाका है, सिंध का पानी मोड़ के ये लेके जाना चाहते हैं। सिंध के अंदर लोग सड़कों पे खड़े हैं कि ये ऑपरेशन चौलिस्तान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो पानी सिंध में जा रहा था इंडस वाटर का, वो भी सदर्न पंजाब में ले जाने की कोशिश हो रही है। ये तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। पानी नहीं रहेगा तो आप कोई ऑपरेशन चला ले, चौलिस्तान कर ले, जो स्थान करने का मन है, बस ये आतंकी स्थान जब तक आप बने रहेंगे। वही इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है ना, उसकी एक बार तस्वीर में रह कर दिखाती हूँ, हर बार दिखाती हूँ, और आपको देखना चाहिए क्योंकि दिल को सुकून पहुंचता है। मौलाना मसूद के परिवार जी, मरकज और मरकज सुभान अल्लाह, क्या क्या जी, 14 लोग मारे गए। मौलाना मसूद अजहर खुद खून के आंसू रो रहा है। भारत के हमले के खतरे के बावजूद ये आतंकी जैश हेडक्वार्टर में मौजूद थे, और क्यों 3 घंटे से बच गया। ये 3 घंटे से बच गया। भारत की रणनीति के झांसे में कैसे जैश के आतंकी आ गए,
पाकिस्तान से ही एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, वो आपको दिखा देते हैं। ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 22 तारीख को हमला किया इन्होंने पहलगाम में। हमने कितने दिन के बाद हमला किया? 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद 13 दिन। तो 13 दिन जब जो बीच में दिन बीतते गए तो इन्होंने पाकिस्तानियों ने सोचा अब शायद भारत हमला नहीं करेगा, और इन्होंने जो लोगों को भेजा था उनको बोला आप वापस आ जाओ। और जब वापस आ गए हमको खबर मिली, वापस आ गया। ये मसूद अजहर इसकी भी खबर थी कि आ गया है, लेकिन ये 3 घंटे से पहले कहीं चला गया ये, और ये बच गया, नहीं तो ये भी इसके अंदर शहीद हो जाए। एक और बात है, देखो एक ये समझना पड़ेगा, इन्होंने सोचा था कि कभी हेडक्वार्टरों पे भारत हमला नहीं करेगा, अंदर जाके हमला करेगा भारत, किसने कोई सोचा 100 था? किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। इन्होंने ये जिस प्रकार से बावलपुर में या मुदीरका में, मुजफ्फराबाद में ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, और बावलपुर में जब मरकाजाए जो बोले सुभान अल्लाह, उसके अंदर उनके 12 इनके रिलेटिव थे। तो अगर थोड़ा सा भी इनको शक और घबराहट होती तो वो उनको खाली करा हटाते। देते, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि कभी भी नहीं हमला करेंगे, और हमला भी सटीक ऐसा हुआ नहीं था। किया। जो भी अंदर था 100 के करीब आतंकवादी मारे गए, और अब वो कहते हैं कि जैसे वो कह रहे थे मरकाजाए सुभान अल्लाह। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मसूद अजहर कहते हैं मैं भी मर जाता। अरे मर तो जाते, 3 घंटे का फर्क होगा, नहीं तो तुम भी मरा नहीं, उसका हमें दुख है। नहीं, वहां पे सप्लाई थोड़ी कम पड़ गई थी हूरों की, इसके लिए वो कह रहे थे वो आगे आना। तो ये आप नेक्स्ट फेज में आप कतार में हैं। नहीं, देखिए पाकिस्तान के नागरिकों का ही कबूलनामा है कि कैसे वहां के आतंकवादियों और वो आतंकवादियों का आका मसूद अजहर खून के आंसू रोया है। और फिर जब ये ख्वाजा आसिफ, ये आसिफ मुनीर, ये शहबाज शरीफ जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमने हर एक हमला नाकाम कर दिया, तो भाई साहब ये क्या है? ये जो मरकज आपके तबाह हुए, वो जो आपके अड्डे तबाह हुए, आपके इंस्टॉलेशंस तबाह हुए, फिर वो सब क्या है? इसको गाइडेड टूर में लेके जाना पड़ेगा। गाइडेड टूर, काउंटर टेररिज्म गाइडेड टूर बाय इंडिया स्पॉन्सर्ड। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे चल के किस प्रकार मारा। अच्छा, एक और मीनाक्षी, पाकिस्तान में कहावत है कि पाकिस्तान की फौज आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं, लेकिन फिर भी फील्ड मार्शल नहीं, जीत जाते हैं। नहीं, जंग तो सारी अपने अपने, और अवाम उसका बोलता है, अवाम बोलता है कि इलेक्शन तो कभी हारे नहीं, जंग जीती नहीं। और बात में तो आप इनको कर ही नहीं सकते, झूठ बोलने के माहिर। जी, तो वो तो हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को हमेशा ये लगता रहा, वही वो जो पाकिस्तानी नागरिक कह रहे थे, वो ये कि पाकिस्तान को ये लगता रहा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, भारत कोई अंदर घुसकर तो हमला कर नहीं देगा, भारत कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर जाकर तो हमला करेगा नहीं। भारत ऐसा नहीं करता था, लेकिन भारत अब ऐसा करता है, और भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा जब तक कि भारत में आतंकवादी हमला होता रहेगा। हम ये जानते हैं कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान ही हैं। ये तो श्रीवास्तव सर, भला हो कि ये फिलहाल के लिए एक स्टैंड बाय मोड पर आ गया, ये पॉज बटन लग गया। तुमने सही याद दिलाया इन लोगों को फिर से कि अभी पॉज है। अगर कोई गड़बड़ करने की चेष्टा आप करते हैं तो दोबारा होगा। और इस बार हमारे पास 21 की लिस्ट थी, उसमें से 9 ही को मारा है, तो 12 की लिस्ट दिखा भी दी है मीडिया में कि ये 12 हैं, इनको मारेंगे। किस रात रहोगे, किस रात भागोगे, वो आप तय कर लेना, हमें पता रहेगा किस रात वहां तुम हो, उसी रात को मारेंगे। तो ये समझ के रहना। एक और बड़ा लगातार और एक चीज और बता दें आपके माध्यम से, तलवार जो लटकी रहेगी ना, ये डर ऐसा पैदा हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हमने ये ऑपरेशन जो है को अभी ऐसा होगा कि कब आएगा भारत, ये चित्र इनके चलते रहेंगे। जो फील्ड मार्शल को इन्होंने वो फोटो दी थी ना, जिसमें फील्ड मार्शल को, उस फील्ड मार्शल को एक्चुअली इसकी वाली फोटो देनी चाहिए थी। बिल्कुल, भाई साहब आपके राज में ये हुआ। और मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत खौफ और डर है कि भारत अब दोबारा कब आएगा, और ये मुझे लगता है डर और खौफ ही इनको डरा रहा है। नहीं, ये इनको रास्ते पे लगाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये डर और खौफ है, सम टाइम वो आता नहीं आता है, डर गए तो बच गए, अगर डरते रहोगे तो बचते रहोगे, डरना बंद करोगे तो फिर पिटना। When you terrorize the terrorists, इसको बोलते हैं टेरराइज द टेररिस्ट। इनको रात को नींद ना आए कि कब ब्रह्मोस
आएगी तुम्हारे सिर के और, ऊपर। उसके साथ स्कैल्प मिसाइल। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि तुम्हारी सोच से परे मारूंगा इस बार, याद आपको? कल्पना से परे। ये इनकी सोच से परे था कि अरे यहां मारेंगे, यहां भी मार दिया, उधर भी मार दिया, बुलेरी में मार दिया, हर एक जगह मार दिया, तभी न्यूक्लियर बम भी इनके बंद हो गए। हाँ, ये काबिले तारीफ है कि आपने एवेक्स को भी बर्बाद कर दिया, बोलारी के अंदर वो नीचे खैर, होता। अभी उसकी और चर्चा कहीं ना नहीं हुई, कहीं जो सरगोदा के सामान अंदर गिरे हैं। नूर एक खान एक के अंदर हाँ। मैं देखो ये समझना पड़ेगा कि जो हमने 11 इनके फ्रंट लाइन एयरफील्ड में किए, इससे ज्यादा सटीक नहीं हो सकते। आपको नूर खान देखें कि नूर खान कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो उनका नदन एयर कमांड है वो है, उसके बाद चकलाला वो बहुत नजदीक है, रावलपिंडी का जो उनका हेडक्वार्टर नजदीक है, और सरगोदा देखें किराना हिल जहां पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वो बड़ा कमी है। जकोबाबाद जो है वो सदर्न पोर्शन में है, आप सिंध के पास है, उसको भी किया। स्कार्दू जो आपका पीओके में उसको भी हिट किया, बलौरी में आपका एवेक्स को एक प्रकार बर्बाद कर दिया। और कितने सटीक हमले थे हमने बरमोज और स्कैल्प मिसाइल से किए। जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो अभी छुपा रहा है वर्ल्ड को, सर, वो मगर कितना छुपाएगा, छिपता नहीं है सच, वो सच सामने है और वो सच पाकिस्तान के नागरिक ही बोल रहे हैं। और इसलिए ये पाकिस्तान जो और ये जो आतंकी मसूद अजहर जो खून के आंसू रो रहे हैं, वो खून के आंसू रोते रहेंगे। भारत को छेड़ना नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वादा भी हिंदुस्तान का है। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वॉर रूम में आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।